मैं आरेवाला की आवाम से ये भी दरख्वास्त करूँगा आपके मीडिया चैनल के थ्रू कि मुझे आप 195 में मौका दें। इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। और जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम एक बार फिर आपके सामने एक नई सियासी शख्सियत और नई सियासी वीडियो के साथ हाज़िर है। आज के हमारे मेहमान हैं मोहतरम जनाब सरदार माजिद हुसैन डोगर साहब। ये PP 195 से MPA के उम्मीदवार हैं और हम आज इनसे जानेंगे कि ये सियासत में क्यों आए और पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर इनसे गुफ्तगू करेंगे। बिलखसूस जो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन और तहसील आरिफ आला की सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर इनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इनके साबका सियासी कैरियर क्या है, आने वाले दिनों में क्या करने जा रहे हैं, आरिफ आला के तरीक़ को बदलने के लिए इनका क्या किरदार रहेगा। अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। माजिद भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक जी, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर बहुत शुक्रिया आपने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया। माजिद भाई, हमारा वीडियो सेशन चल रहा होता है, आए रोज़ हम डिस्ट्रिक्ट पाकपतन तहसील आरिफ वाला की मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं उनसे मिलते हैं और उनसे मुख्तलिफ सवालात के जवाबात लेते हैं जिनके मुंतज़र आपके वोटर और हवारी अवाम हैं। तो आज के सेशन का हमारा पहला सवाल है माजिद भाई कि आपने अपनी तालीम का आगाज़ कहाँ से किया, कहाँ तक कंप्लीट हुई, सियासत में कब आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालीम तो मेरी आरेवाला से ही है और मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल नंबर 2 से किया है जी। और उसके बाद मैं मैट्रिक के लिए गवर्नमेंट हाई स्कूल आरेवाला से मैंने मैट्रिक की तालीम हासिल की। उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से मैं ग्रेजुएट हूँ। और उसके बाद मैंने MBA किया हुआ है, मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड हूँ मैं। और कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान से मैंने MBA की डिग्री हासिल की है। माजिद भाई, अगर साहब का हिस्ट्री की बात की जाए, आपका सियासी कैरियर देखा जाए, वो कैसा रहा और सियासत में क्यों आए? ये जी बड़ी एक समझ लें कि हादसाती तौर पर ही मैं पॉलिटिक्स में आया था। ये इधर एक हमारे दोस्त हैं चौधरी वकास अकरम साहब जी, तो उनके फूफा जी UK में होते हैं। तो तब मैं MBA कर रहा था तो उन्होंने कहा जी कि हमें अपने घर में इनवाइट किया जी, उन्होंने कहा जी कि इस तरह एक इमरान खान की पार्टी है तहरीक इंसाफ, जी, तो आप उसमें शमूलियत अख्तियार करें। मुझे याद है कि 5 लोग थे, उसमें से भी 3 भाग गए थे और हम 2 रह गए थे, मैं और वकास अकरम साहब। जी, तो उन्होंने कहा जी कि आप तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार करें। हमने वर्क शुरू कर दिया। तो जब तहरीक इंसाफ के लिए वर्क शुरू किया, लोगों को जाके बताया कि जिस तरह ये इमरान खान की पार्टी है और आप इसमें शमूलियत अख्तियार करें, इसकी मेंबर साजी हमने शुरू कर दी, आप इसके मेंबर बने। तो हमें लोगों ने इधर बड़ा मजाक करना शुरू कर दिया। हमने कहा यार क्यों ना कि एक जलसा रखवाया जाए। हमने सोचा कि यार 100 चेयर लगवा लें और ये एक जलसा कर लेते हैं। खान साहब को बुला रहे थे? खान साहब को नहीं हम बुला रहे थे, इधर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे रियाज अरशद नियाजी साहब जी, अभी भी वही डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन में जी। तो हम उनको बुलवा रहे थे तो हमने 100 चेयर लगवा दी जी, और हमने असर का टाइम दिया उनको। जी, हुआ ये कि मगरिब तक हमसे वो 100 चेयर ही फिल नहीं हुई। कुछ 60-70 दोस्त जो है वो आए और हमने वो वैसे जलसा किया। उस दिन से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगियाँ हो गई और आज ये तकरीबन 15 साल का सफ़र है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए हुए हैं। माजिद भाई, हम कह सकते हैं कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने तहरीक को स्टार्ट लेने में जो अपना किरदार अदा किया। आप बिल्कुल ये बात कह सकते हैं। अभी दोस्त कहते हैं कि हमने इससे पहले भी तहरीक इंसाफ में शमूलियत की हुई थी कि 1996 में जी, तो मुझे तो उस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ज़ाहिर मैं छोटा था। लेकिन मैंने जो अपनी होश में देखा है कि 2008 में सबसे पहले दोबारा आप ये समझ लें कि जो रीलॉन्च किया तहरीक इंसाफ को वो मैंने ही किया था। उसके बाद एक हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े मोहसन हैं, शेख तारिक साहब, उनको भी हमने उस जलसे में बुलाया था जिसका आपने नाम लिया। फिर उनकी भी बड़ी खिदमात हैं और उन्होंने भी फिर इस तरह वर्क किया। फिर जाहिर है लोग आते गए और काफ़िला बनता गया इस तरह। माजिद भाई, सियासत का आगाज़ आपने छोटे लेवल से किया, ये बड़ी खुशाइन बात है कि चाहिए भी यही कि पहले बंदा जो है ना वो पहले स्टेप से इलेक्शन लड़ना चाहे। आपने आगाज़ किया, कैसा रहा? काउंसलर बने माशाल्लाह अपने इलाके के, और फिर उसके बाद MPA शिप में आने का क्यों सोचा, क्या वजह बनी? ये काउंसलर बनने वाली भी जो एक बड़ी स्टोरी है जी,
इसमें जब मैंने 2010 में MBA किया तो उसके बाद मैंने एक जॉब स्टार्ट की। तो कुछ जो सियासी मसरूफियात हम एज ए वर्कर काम कर रहे थे तहरीक इंसाफ के लिए, उसमें कुछ कमी का रुझान था जी। तो क्योंकि मेरे वालिद साहब 2001 में लोकल बॉडी का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था जी। तो हमने फिर जब उनकी 2005 में डेथ हुई तो 2005 में फिर लोकल बॉडी का इलेक्शन आया तो वो हमारी फैमिली में से किसी ने भी कॉन्टेस्ट नहीं किया। हुआ कुछ इस तरह कि उसके बाद 2015 तक लोकल बॉडी का इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो अब ज़ाहिर है जैसे लोकल बॉडी का इलेक्शन आया तो हम शुरू से ही अपने गली मोहल्ले में और वार्ड में या यूनियन कौंसिल में पार्टिसिपेशन करते थे। भला हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते थे या नहीं करते थे, लेकिन पार्टिसिपेशन हमारी मुकम्मल तौर पर होती थी। तो मेरे जो मुझसे बड़े भाई उन्होंने कहा यार कि आपने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है। मैंने कहा मैंने नहीं करना, मेरा कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो उसने बाहर लड़कों को बताया कि इस तरह ये छोटा जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है जी। तो वो लड़कों ने बोला, उन्होंने कहा यार ये तो इतना सोशल नहीं है, ये हमसे इतना मिलता जुलता नहीं है, ये लाहौर से इसकी सारी एजुकेशन है, लाहौर से आता है और इतना मोहल्ले में मिलता नहीं है लोगों से। सही। तो मेरे भाई ने कहा यार कि आप थोड़ा सा अपना सोशल नेटवर्क बढ़ाओ। जी जी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों से मिलना शुरू किया और मेरे एज फेलो थे सारे दोस्त और बुज़ुर्ग, मेरे वालिद साहब के दोस्त, बड़े भाइयों के दोस्त। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा साथ दिया। और मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त 2015 में भी आरेवाला में 34 वार्ड थे, कोई बंदा भी तहरीक इंसाफ की टिकट लेना भी गवारा नहीं कर रहा था। मोस्टली लोग जो तहरीक इंसाफ से भी जिनकी वाबस्तगियाँ थी या जो तहरीक इंसाफ के MPs MNO के साथ चलते थे वो भी ये कहते थे कि हमने आज़ाद इलेक्शन लड़ना है। सही। तो मेरे भी भाइयों ने और दोस्तों ने कहा यार कि आपने टिकट नहीं लेना, आज़ाद लड़ना है। लेकिन मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो मैं बैट पे लड़ूंगा। सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर वो बैट के निशान पे मैंने इलेक्शन लड़ा और अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। और सबसे पहले ये भी मुझे एजाज़ हासिल है कि सबसे पहले जो है वो सिटी आरेवाला में मैं बैट के निशान के ऊपर इलेक्शन जीता। माजिद भाई, सियासत एक फुल टाइम काम है, तो आप का इनकम ऑफ सोर्स क्या है, जबकि सियासत को टाइम के साथ साथ पैसे की ज़रूरत होती है, कैसे मैनेज करते हैं इसको? बिल्कुल जी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। पॉलिटिक्स में पैसे की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, मैं पिछले 10-11 साल से अपना बिज़नेस कर रहा हूँ जी। और अल्लाह ताला ने इतने को वसाइल दिए हैं कि सियासत करने के लिए वो काफ़ी हैं। 11 साल से मैं अपनी फैक्ट्री चला रहा हूँ। उसके बाद हमारा एक बड़ा पुराना पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का काम है, बड़े भाई उसके साथ अटैच हैं, एक बड़ा भाई वकालत के शोबे में है। तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा गुज़र बसर हो रहा है, इतने वसाइल हैं कि अपनी सियासत कर रहे हैं। भाई कितना सपोर्ट कर रहे हैं सियासत के वाले से? कभी उन्होंने मना नहीं किया कि यार ये काम मुश्किल है, लोगों से मिलना, नेटवर्क चाहिए, पैसा भी इन्वेस्ट होता है, तो कभी उकताए नहीं इससे? पहले तो मैंने आपको बताया कि 2013-14 में तो मुझे उन्होंने ही कहा कि आप पॉलिटिक्स में आएँ जी। तो उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से करना कुछ इस तरह हुआ कि जब मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और मैं जीत गया तो यहाँ पर जो हमारी पार्टी थी तहरीक इंसाफ जी, उनके कारकुनों के लिए ऐसे दरवाजे नहीं खुले थे कि जहाँ पर जाकर वो काम ले सकें, अपने कोई मसले मसाइल बता सकें। तो अल्लाह का शुक्र है कि लोग मेरे पास आते गए और लोगों के मैंने सैकड़ों में काम किए हैं जी। जितने मैं कर सकता था अपनी ज़ात से बढ़ के मैंने लोगों के काम कम किए हैं, मैंने बल्कि उनकी खिदमत की है। और पूरे आरेवाला में 8 से 9 साल हो गए हैं मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आया हूँ। पूरे आरेवाला में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा आपको ये बात नहीं कर सकता कि 1 रुपया भी लेके हमसे इस बंदे ने काम किया। कभी किसी की पॉकेट की तरफ मैंने नहीं देखा और ना ही अल्लाह ताला दिखाए। बिल्कुल। बाकी ये वाला जो डिसीजन था ये बहुत मुश्किल फ़ैसला था, MPA की सियासत में आना। उसमें भाइयों का रुझान जो ये था कि अभी हम वेट कर लें, और आपको पता है कि एक बहुत बड़े सियासी ग्रुप के साथ हमारी वाबस्तगी भी थी, अभी भी है। अभी यही है कि हम खुद कैंडिडेट हैं, अदरवाइज़ हमारी किसी से कोई गुस्सा नाराज़गी भी नहीं है।
तो बाकी मुझे समझ नहीं आती कि मैंने ज़िंदगी में कोई भी काम किया है, पॉलिटिक्स के हट के भी किया है। मैं घर में छोटा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी भी उन्होंने किसी चीज़ से मना नहीं किया, बल्कि मेरी बैक पे होते हैं और मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं। माजिद भाई, आपने कागजात नामजदगी जमा करवाई अभी रिसेंटली, हमने भी देखा माशाल्लाह एक काफ़िले के साथ आप पहुँचे हैं वहाँ पे। कुछ लोगों का कहना है, कुछ चैन गोइयाँ जो हमने भी सुनी है, शायद आपने भी सुनी हो, कि आप अपने कागजात वापस ले लेंगे, बैठ जाएंगे। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, मैंने जो भी काम ज़िंदगी में किया ना, मैंने एक विज़न के मुताबिक किया है, एक मिशन के मुताबिक किया, और मेरी सोच यही रही है कि मैंने इस काम को आगे लेके चलना है। उसमें बहुत वाक़यात हैं मेरी ज़िंदगी में, तो ऐसी बातें सुनते ही मैंने ज़िंदगी गुजारी है। जब मैं 2004 में लाहौर पढ़ने गया तो लोगों ने कहा कि ये वापस आ जाएगा। 6 माह बाद और साल बाद अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके आया, वापस पहुँचे। तो लोग तो बातें करते हैं। उसके बाद मैंने जॉब स्टार्ट की तो उन्होंने कहा जी कि ये जॉब कर नहीं सकता। मैंने एक वो टारगेट था जो जॉब में, वो मैंने अचीव किया। उसके बाद 2012 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो तब भी लोगों ने बड़ी बड़ी पेशन गोई की कि ये काम चलना नहीं है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो भी मैंने एक अपना तजर्बा सच साबित किया, और 10-11 साल हो गए हैं मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स में जब मैंने 2015 में पार्टिसिपेशन की, बल्कि उससे पहले 2008 में जब हमने तहरीक-ए-इंसाफ के लिए काम किया, तो आप सोच भी नहीं सकते, लोग हमें मजाक करते थे, यार किसी और पार्टी की तरफ से आ जाओ, ये तो कोई पार्टी ही नहीं है। तो आप सब के सामने वो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी बन के सामने उभरी है, और ये तो मेरी ज़िंदगी की एक प्रैक्टिस रही है। लोग तो बातें करते हैं, इंशाल्लाह हमने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए कागजात जमा करवाए हैं। दोस्तों की मोहब्बत है कि वो मेरे साथ गए हैं, और उन्होंने साबित किया है मेरे दोस्तों ने कि वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह वक्त बताएगा और हम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे। भाई, पाकिस्तानी सियासत जो है इससे शोरफा दूर रहने को तरजीह देते हैं, जबकि कौमी सतह पर देखा जाए पाकिस्तान की जो सियासत है वो एक बदनाम हो चुकी है। तो आपका जो यहाँ पे एक नाम है, एक मकाम है, सियासत और ये आपका नाम मकाम दो मुतरादिफ चीज़ें हैं, तो क्या तरजीह देंगे आप इसको? देखें जी, उसमें सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये करूँगा कि मेरे नज़दीक जो मेरी सोच है जी, कोई भी काम जो है आप उसकी पोजीशन ले सकते हैं कि वो अच्छा है या बुरा है। अब आपने ख़ुद उसको अच्छा या बुरा बनाना है उस काम को। सही। देखिए, अगर एक मोबाइल है तो आप उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बुरा इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो मैंने जो मोटो बनाया है ज़िंदगी में सियासत में आने का, मैंने ये सोचा है कि मैंने सियासत करनी है खिदमत के साथ। मैंने दोस्तों के काम करने हैं, मेरे में एक एनर्जी है, मैं इस ज़िंदगी के इस हिस्से में हूँ कि मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं दोस्तों के काम कर सकता हूँ जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सियासत भी नबी पैगंबरों का पेशा है। जी जी। तो इसको हमने अच्छी मिसाल बनाना है। ये अल्लाह ताला ने एक ज़िम्मेदारियाँ डाली हुई हैं मेरे देखने में तो दोस्तों के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी अपने हलके में इस चीज़ के लिए चुना गया हूँ, इस चीज़ के लिए मुंतखब हुआ हूँ, और इंशाल्लाह मैं दोस्तों और आवाम को कभी मायूस नहीं करूँगा, उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। ज़ाहिर है वो लोग जो आपको पता है कि जो लोग करप्शन करते हैं या पॉलिटिक्स में 2 नंबरियाँ करते हैं, तो मेरे देखने में उनकी लाइफ बड़ी कम होती है। 2, 3, 4 साल बाद दुनिया उनको भूल जाती है और कभी उनको याद भी नहीं करती है कि वो सियासत में आए भी थे या नहीं आए थे। सही। तो इंशाल्लाह आवाम की उम्मीदों पे पूरे उतरेंगे। भाई, अभी रिसेंटली आप खान साहब की हिफाजत के लिए ज़मान पार्क पहुंचे थे, वहाँ क्या जो मौजूदा सूरत हाल है जो आप अपनी आंखों से देख के हैं, जो फेस किया है, उसको ज़रा आवाम के सामने शेयर करें। वो कैसे माहौल थे वहाँ पे? खान साहब के लिए बैठना कितना मुश्किल था? उसमें खालिद भाई, मैं तो आपको ये बताऊंगा कि ऐसा सीन मैंने अपनी कभी ज़िंदगी में पहले नहीं देखा। आप ये अंदाज़ा करें कि ये अवाम डट गई है, एक फ़र्द वाहद के लिए हज़ारों लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, और इतने आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इतनी अमीर और बड़ी फैमिलियों के लोग जो हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, नीचे ज़मीन के ऊपर बैठे हुए हैं खान की हिफाजत के लिए। और बिल्कुल आप देख लें कि उनको किसी चीज़ का कोई खौफ नहीं है, डर नहीं है। इवन वहाँ पर पुलिस भी आती है तो वो आगे जो है सीसा पलाई दीवार बन जाते हैं।
तो वहाँ पर तो एक पूरी आप समझें कि एक पूरा माहौल बना हुआ है और लोग डटे हुए हैं कि हमने खान को किसी सूरत में गिरफ़्तार नहीं होने देना, जबकि आपको पता है कि उसका कोई कसूर भी नहीं है। सिर्फ हुकूमत उन खान साहब को इस वजह से गिरफ़्तार करना चाहती है कि खान साहब गिरफ़्तार हों, उनका पब्लिक में ज़ोर टूटे और हम पीछे से इलेक्शन करवाएं और पीडीएम जो है वो इलेक्शन ये जीत जाए, खान साहब को साइड पे किया जाए, खान साहब को साइड पे किया जाए। तो वहाँ पर तो माहौल देखने वाला है। आप ख़ुद एक मीडिया इंडस्ट्री के साथ अटैच हैं, सारा दिन मीडिया इंडस्ट्री पे चलता है और बड़ा वहाँ पर जो है खान साहब के लिए लोगों की मोहब्बत है। माजिद भाई, जो मीडिया के ऊपर देखने में आया, जो चहमगोइयाँ चल रही हैं कि जो ज़मान पार्क के अंदर जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं उसके अंदर ज़्यादा जो है ना वो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं, केपीके के लोग हैं, जो ये पेट्रोल बम बना के कांच की गोलियां चला रहे हैं। क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान की रियासत जो रेट है उसको चैलेंज किया जा रहा है, तो वो जो अमल हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि रियासत की जो रेट को चैलेंज किया जा रहा है वो बिल्कुल चैलेंज किया जा रहा है। रियासत खुद ही अपने रेट को चैलेंज कर रही है। आप देखें वहाँ पर तो मासूम और नहत्ते लोग बैठे हुए हैं, उनके पास क्या है। आप ख़ुद देखें कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल खालिद भाई मैं उधर गया हूँ तो क्या वहाँ पर मैं रबड़ की गोलियाँ लेके गया हूँ, मैं वहाँ पर पेट्रोल बम बनाने वाला कोई सामान लेके गया हूँ? ऐसी कोई बात नहीं है। लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं, वो खान के सपोर्टर हैं, दूर दूर तक तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आप देखें कि अगर उन लोगों के पास ये चीज़ें हों तो जिस तरह वहाँ पर जाके ज़िले शाह को कत्ल किया गया है और जिस तरह वहाँ पर हमारे वर्कर्स को मारा गया है, सहाफ़ियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है और ख़ान की जो है वो ज़मान पार्क में एक ऑपरेशन किया गया है, चादर और चार दीवारी को पमाल किया गया है। तो अगर ये सारा सामान वहाँ पर मौजूद हो तो फिर कुछ निकलता वहाँ से। तो खान साहब उन्होंने जो दिखाया, खान साहब के घर से वो पेट्रोल की बोतलें निकल रही हैं और वो जो कांच की गोलियाँ, रबड़ की गोलियाँ, वो क्या है सारा कुछ? खालिद साहब उसमें तो मैं यही कहूँगा कि आप उनकी एंट्री से पहले आप एक वहाँ पर चेक पोस्ट बनाएं और उनकी खुद चेकिंग करें, उनकी पॉकेट के अंदर से और उनके बैग्स के अंदर से आपको खुद ही ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये सारी चीज़ें तो रियासत के पास ही होती हैं, एक कॉमन इंसान के पास तो नहीं है, मेरे पास तो नहीं है या किसी और आपके पास तो नहीं है। ये तो रियासत का सामान और उनके पास ही है। माजिद भाई, आप वहाँ पे रहे हैं, आपने देखा कि हमारे पंजाब के लोगों का रहन सहन, इनका बोलचाल, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के लोगों की रहन सहन, शक्ल सूरत मुख्तलिफ है। तो वहाँ पर ज़्यादा जो आपको नज़र आए आवाम वहाँ पर है, ख़वातीन है, बच्चे हैं, वो किस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं? देखिए, आपको पता है कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है वो इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात है और पंजाब, केपीके, इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, आपको अंदाज़ा है कि सब सूबों में जो हुकूमत है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की है और कराची से लेके गिलगित तक जो लोग हैं वो इमरान खान से प्यार करते हैं। इस चीज़ में कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है कि सारे पाकिस्तान से वहाँ पर लोग आए हुए हैं और अपने कायद की हिफाजत के लिए वहाँ पर बैठे हुए हैं। माजिद भाई, आप ज़मान पार्क पहुँचे, माशाल्लाह, ख़ान की मोहब्बत के लिए पहुँचे थे या टिकट के हसूल के लिए? ये तो आपने जो है ना वो बहुत बड़ा सवाल किया है। मैं ये कहता हूँ कि ख़ान साहब की मोहब्बत का सफ़र तो मैंने 15 साल पहले शुरू कर दिया और टिकट तो अभी हम टिकट की पहुंच में आए हैं। मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब हमने 2008 में एक जलसा करवाया तो जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रियाज़ अरशद नियाज़ी साहब थे, उन्होंने हमसे ये सवाल किया कि यार आप में से एमपीए की टिकट कौन लेगा और एमएनए की टिकट कौन लेगा और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कौन बनेगा, डिविज़नल प्रेसिडेंट कौन बनेगा, तहसील प्रेसिडेंट, क्योंकि इतने लोग ही नहीं थे। तो ख़ान साहब से जो हमारी वाबस्तगी है वो तो 15 साल पुरानी है। तो हमारा ये जवाब था कि हमें इन चीज़ों की भूख नहीं है, तो हम तो इमरान खान की पार्टी के साथ हैं। उसके बाद मैं मेंबर बना। मैंने तो ख़ान साहब की मोहब्बत में जब किसी ने भी शायद जेल नहीं देखी थी आरेवाला में, तो मैं बहावलपुर जेल में गया, वहाँ पर एक हफ़्ता मैं रहा। और जब इमरान खान ने ऑल ओवर द पाकिस्तान लॉकडाउन करना था 2018 के जनरल इलेक्शन से पहले, तो टिकट तो एक सेकेंडरी चीज़ है, ज़ाहिर है पॉलिटिक्स में आए हैं तो एमपीए के इलेक्शन का मैं उम्मीदवार हूँ,
तो मेरी तो ये ख्वाहिश है कि जो मेरी एक मादरी पार्टी है जी जी, जिसमें मैंने 15 साल स्पेंड किए हैं, यहाँ से आगाज़ हुआ है, तो यहाँ से मेरी सियासत का आगाज़ हुआ है और ये टिकट भी मुझे मिले, और इंशाल्लाह मुझे अपने कायद के ऊपर बड़ा यकीन है कि ये टिकट इंशाल्लाह मुझे मिलेगा। मेरी एक खान साहब से बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है लाइव। हम 2010-11 में शकील खान न्याजी साहब के घर खान साहब से मिलते होते थे, तो अभी मेरी ज़मान पार्क में उनसे बड़ी देर बाद मुलाकात हुई है। हम क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट स्टेक होल्डर हूँ पार्टी की तरफ, मेरी सीवी और एप्लीकेशन गई हुई है 195 का, मैं स्टेक होल्डर हूँ। तो खान साहब ने हमें बुलाया हुआ था और उन्होंने पूरा यकीन दहानी कराई है कि मैं किसी भी करप्ट नाहल बंदे को टिकट नहीं दूंगा और एक एक टिकट अपने हाथों से दूंगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी के पुराने वर्कर होने के नाते इंशाल्लाह खान साहब मुझे ज़रूर टिकट देंगे। मजिद भाई, आप 195 पीपी से जो है ना वो उम्मीदवार हैं एमपीए के, तो यहाँ पे बड़े बड़े नाम नज़र आते हैं, चौधरी नईम इब्राहिम और मियाँ अमजद जोया साहब हैं। उनके होते हुए टिकट का मिलना मुश्किल है, उनको कन्वेंस करना पड़ेगा, क्या वो आपके कहने पे कन्वेंस हो जाएंगे? देखिए, जो आपने बात की मियाँ मोहम्मद अमजद जोया साहब की, मेरे बुज़ुर्ग हैं जी बिल्कुल, मेरे वालिद साहब के दोस्त, पुराने दोस्त, और हमने कभी ज़िंदगी में आज तक नेशनल असम्बली का वोट मियाँ साहब के बगैर नहीं दिया किसी को भी। वो तो 195 की दौड़ में शामिल नहीं है, वो तो नेशनल असम्बली के कैंडिडेट, वैसे भी उन्हें बाबा सियासत कहा जाता है, बाबा सियासत कहते हैं। बिल्कुल। और मेरे आइडियल हैं, वो आइडियल हैं। मैंने उनसे ये सीखा है कि अगर आप पॉलिटिक्स में खिदमत करें लोगों की तो आपकी इज़्ज़त होती है जी। और दूसरा, आपको मैं ये बात बताऊं कि आपने कहा कि इतने बड़े नाम होने के, पहली बात तो ये है कि ये टिकट जो है ये पार्टी का फैसला है जी। और दूसरी बात ये है कि मैं समझता हूँ कि पॉलिटिक्स में आने के लिए आपको टिकट या पार्टी से भी ज़्यादा ज़रूरत जो है वो आपको जनरल अवाम की होती है। जी। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों की हमदर्दियाँ, वो मेरे साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह वो मुझे मुंतखब करेंगे और इस आरवाला की खिदमत का मौका देंगे। माजिद भाई, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करेगा टिकट नहीं मिलती तो क्या आप आज़ाद इलेक्शन लड़ना पसंद करेंगे या किसी और पार्टी को ज्वाइन करना पसंद करेंगे जिसमें काफ लीग है और बाकी काफ़ी जमातें नज़र आ रही हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इलेक्शन तो इंशाल्लाह मैं कॉन्टेस्ट करूँगा, इंशाल्लाह। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। अब बाकी वाबस्तगियाँ भी मेरी तहरीक इंसाफ के साथ हैं, मैं तो यही प्रेफर करूँगा। मैं सोचता भी नहीं किसी और पार्टी को ज्वाइन करने का कि मैं तहरीक इंसाफ में ही रहूँ और उसी प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ूँ। बाकी इंशाल्लाह जो भी पोजीशन होगी, ज़ाहिर है मेरी एक बैकग्राउंड है, एक किचन कैबिनेट है, मैं उनके साथ मशावरत करूँगा, फिर जो भी दोस्तों का मशवरा होगा उसके मुताबिक हम लाए अमल इख्तियार कर लेंगे अपना। माजिद भाई, अल्लाह करे आप मुंतखब हों और आरिफ वाला में अल्लाह आपको एमपीए की सीट दे। आरिफ वाला की तारीख़ में क्या ऐसी तब्दीली लाना चाहते हैं जो पहले सियासतदान नहीं ला सके? खालिद भाई, जो आपने तब्दीली की बात की है ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है जी। ये तब्दीली तो मुझे लगता है जब से पाकिस्तान बना है तब से हम लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन ये तब्दीली हकीकी मायनों में आ नहीं रही। जी। तब्दीली तो शायद मेरे देखने में तब ही आएगी जब आप गली मोहल्ले से शुरू करेंगे, एक शहर से शुरू होगी, फिर एक सूबे में जाएगी और इस तरह एक पूरे नेशनल लेवल में मुल्क में फैल जाएगी। मुल्क में फैल जाएगी। मेरी सोच तो ये। बाकी आपने बात की कि मैं आरवाला शहर में क्या तब्दीली लेके आऊँगा, मैं कहता हूँ यार कि इससे बड़ा जुल्म आरवाला शहर के साथ क्या होगा कि 75 साल हो गए एक शहर को बने हुए जी। और आप इस शहर को बाईपास तक नहीं दे सके। वो मतलब देखिए रुल गया है। जी। आप ये देखें कि आप फाटक जो हैं उसके ऊपर कोई फ्लाईओवर या कोई अंडरपास नहीं बनवा सके। आप ये देखें कि आपने इधर जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए क्या किया, आपने हेल्थ में क्या किया। तो मैं तो इंशाल्लाह ईच एंड एवरी सेक्टर पर जो भी मेरे कंट्रोल में होगा मैं उसमें इंशाल्लाह आरवाला के लिए नुमाया काम करूँगा। एक इंशाल्लाह मॉडल अदारा बनाऊँगा, जो भी बनाऊँगा, हॉस्पिटल बनाऊँ, स्कूल बनाऊँ, कॉलेज में की तरफ चले जाएं, बाईपास की तरफ चले जाएं। यार इतना आरवाला के साथ जुल्म हुआ है, आप खुद सोचें कि इसकी तो एंट्रेंस नहीं है। बिल्कुल, कि ये आरवाला स्टार्ट कहाँ से होता है और एंड कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पर ख़त्म होता है। तो इंशाल्लाह जो भी काम करेंगे, वादे हमारे सियासतदानों ने इतने किए हैं
कि मैंने पिछले दिनों भी एक दोस्त को बताया कि हमें तो शर्म आती है वादे करते हुए जी। आप यकीन है कि शर्म आती है आवाम को कि कल को क्या बनेगा। लोगों ने इससे पहले इन्होंने इतने वादे किए हुए हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से हकीकी तब्दीली आएगी। और सबसे बड़ी जो मुझे तकलीफ़ दे बात है, सबसे बड़ी तकलीफ़ दे बात, एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट जी। लोकल सतह पे और एक जो पुलिस का डिपार्टमेंट, जी। इस पे मुझे बड़ा दुख होता है। आप देखें कि एक गरीब बंदे की चोरी डकैती भी होती है और उसकी FIR का अंदराज नहीं होता। सर ये बात सही है कि पाकिस्तान पुलिस की वर्दी तो बदल दी गई लेकिन उनके हालात नहीं बदले, उनके अपने जो लवाजमात हैं अवाम के साथ वो नहीं चेंज हुए। देखें, जब आपकी रियासत फेल है, जी। मुल्क में जब अफरा तफरी पड़ी हुई है, जो हमारी हुकूमत है वो ये सोचती है कि अपोजिशन को किस तरह दबाना है और अपोजिशन ये सोचती है कि हुकूमत को किस तरह दबाना है, तो अदारे तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर रहे हैं। अदारों के ऊपर हमारी स्टेट का जो कंट्रोल है वो ख़त्म हो चुका है। आप अंदाज़ा करें, एक बंदे के साथ वारदात होती है और वो FIR के लिए धक्के खाता है। अगर उसकी FIR होती भी है, 50,000 की उसके साथ डकैती और 60,000 रुपया उसके ऊपर लग जाता है। बिल्कुल। तो मैं तो ये समझूंगा कि इंशाल्लाह ये जो थाने कचहरी की सियासत है और पटवार खाने की है, इंशाल्लाह इसको मैं मेरिट पे लेके आऊँगा। इस चीज़ का मुझे बड़ा दुख होता है। मैं ये कहता हूँ कि ये लोगों की ज़्यादा ज़रूरी काम है एज़ कम्पेयर टू कि आप उनकी डेवलपमेंट कर दें। देखिए, डेवलपमेंट तो आवाम का पैसा और आवाम के ऊपर लगना है। उसमें से तो आप देखें कि MPs और MNO के चूल्हे चल रहे हैं। ऐसे ही है। 1 करोड़ रुपए का फंड आता है तो 60 लाख रुपया भी हल्के में नहीं लगता। 40% जो है वो अफसरों में और MPs MNO में तकसीम होता है। मैं आपको एक बड़ी मज़े की बात बताता हूँ कि इधर मैं जब मेंबर म्यूनसिपल कमेटी बना तो हमें एक 5 लाख रुपए की स्कीम आई। तो मैंने ठेकेदार को कहा कि यार वो फ़लाँ हमारे इधर मुबारक टाउन है तो वहाँ पर जो सोलिंग लगा दो। उसने मुझे कहा जी कि आपका 40,000 रुपया, जब सोलिंग लग गया तो उन्होंने कहा कि आपका 40,000 रुपया कमीशन है। अच्छा, जो आपको दिया जाना था, जो मुझे मिलना था। मैंने उससे बोला यार कि ये 40,000 का मज़ीद सोलन कितना लगेगा। उसने कहा जी कि इतना और लग जाएगा, कुछ 100 फुट 50 फुट। तो मैंने कहा यार ये 40,000 जो मुझे देना ना, इसका भी सोलंग लगा दो। सही। तो इस तरह आप मुल्क चला रहे हैं। ये छोटी सी मिसाल है, ये एक छोटी सी मिसाल है। मैंने तो आपको 5 लाख रुपए की मिसाल दी। नेशनल लेवल पे देखा जाए तो क्या हो रहा है? नेशनल लेवल पे आपके सामने ही है जो कुछ हो रहा है। मीडिया सारा दिन हाईलाइट करता है इन चीज़ों को। सही है। माजिद भाई, पाकिस्तान की अहम सियासी शख्सियात मियाँ नवाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब और इसी तरह जो है ना चौधरी बरादरान, इनकी शख्सियत के बारे में क्या राय है आपकी? इनकी शख्सियत देखिए, मैंने तो आपको बताया कि मैं तो जब से भी पॉलिटिक्स में आया हूँ मेरे सामने तो एक ही शख्सियत है, खान साहब। हमने तो आंखें ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में खोली है। और बाकी ये कि देखिए, इस वक्त अगर हम पार्टी बेस से हट के बात करें, मैं कहता हूँ कि एक जो बंदा मुल्क का वज़ीर आज़म बनता है वो इस मुल्क का आल इन आल है। बिल्कुल। और मैं ये सोचता हूँ कि वो बंदा पूरे मुल्क का जवाब दे इधर भी है और अल्लाह ताला की अल्लाह के हाँ भी वो बंदा जो है वो जवाब दे। तो वो कुछ सोचे कि मैंने इस मुल्क के लिए कुछ पॉजिटिव करे। बाकी मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ कि मैं पर्सनली किसी को बुरा भला कहूँ। जरदारी साहब भी हमारे लिए अहम है, उनकी भी बड़ी कुर्बानियाँ होंगी, नवाज शरीफ भी है, सब है। लेकिन मैं तो तहरीक इंसाफ को लाइक करता हूँ और ख़ान साहब के नज़रिए के पीछे हूँ। जो ख़ान साहब नज़रिया लेके आए हैं इस मुल्क में, अल्लाह ताला करे कि वो फुलफ़िल हो और उसके मुताबिक ये मुल्क आगे बढ़े। जी माजिद भाई, लास्ट के ऊपर जो लोग आपको देख रहे हैं, आरीवाला की आवाम, चूँकि आप 195 से जो है वो उम्मीदवार MP हैं, के आवाम के नाम कोई पैगाम देना चाहेंगे वॉइस ऑफ पंजाब के रेफरेंस से? अवाम के लिए तो मेरी ना हमेशा एक शेर मुझे बड़ा याद आता है। तो बड़ा मैं ये सोचता हूँ, मुझे ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो अवाम के बग़ैर ये सियासतदान, ये मुल्क और ये इदारे क्या हैं, कुछ भी नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अवाम पहले अपना कोई पॉजिटिव रोल अदा करे। अवाम जो है वो नीचे से हकीकी मायनों से गलत को गलत और सही को सही कहना शुरू करे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, आप अपना वोट देने का पैरामीटर बनाएं।
जी। वोट देने का पैरामीटर जो है वो ऐसा बनाएं कि भला एक ऐसे इंसान को मुंतखब करें जो कल को आपके फ़ंड जो हैं वो ना खाए, थाने कचहरी में आके लोगों के ऊपर झूठे पर्चे ना कटवाए, और जो है आपकी जितने भी इधर अदारे हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऊपर काम करे। मैं कहता हूँ कि आप उस बंदे को मुंतखब करें जिसकी सोच अवामी हो, ना कि इंडिविजुअली अपनी ज़ात के बारे में वो सोचे बंदा। तो सियासतदान तो होते ही अवाम के लिए, और अवाम जो है वो सियासतदान के साथ है। तो अगर आपने अपनी ज़ात के लिए सोचना है तो फिर आपको सियासत में तो कम से कम नहीं आना चाहिए। फिर आप अपना कोई और पर्सनल कारोबार करें, या अपने घर में अगर अल्लाह ने आपको वसाइल दिए तो बैठें। तो अवाम जो है वो पॉजिटिव रोल अदा करे। और मैं आरेवाला की अवाम से ये भी दरख्वास्त करूँगा आपके मीडिया चैनल के थ्रू कि मुझे आप 195 में मौका दें। इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूँगा। और एक ऐसा MPA जो आपने पहले इस इलाके में मुंतखब नहीं किया होगा, आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मैं आरेवाला की आवाज़ पंजाब असम्बली के अवानों तक पहुंचाऊंगा। और पहली दफ़ा ऐसा होगा आरेवाला की तारीख़ में कि कोई बंदा पंजाब असम्बली में जाकर आरेवाला की आवाम के लिए बोला है, आरेवाला की तरक्याती कामों के लिए बोला है। और जो है वो इधर जो हमारे हॉस्पिटल एजुकेशन का सिस्टम है उसके लिए मैं बेहतरीन फ़ंड लेके आऊँगा, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैं डेवलप करूँगा। तो मेरी आरेवाला की आवाम से दरख्वास्त है कि जब भी अब 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्शन अनाउंस हुए हैं, आप मुझे वोट दें। इंशाल्लाह मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। जी नाज़रीन, टीम वॉइस ऑफ पंजाब के साथ महवे गुफ्तगू थे आज हमारे सियासी मेहमान मोहतरम जनाब सरदार माजिद हुसैन डोगर साहब। इनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने टीम वॉइस ऑफ पंजाब को ज्वाइन किया और ऐसे सवालात के जवाबात दिए और खुल के जवाबात दिए जिनके आप मुंतज़र थे। इंशाल्लाह टीम वॉइस ऑफ पंजाब बहुत जल्द एक नई सियासी शख्सियत के साथ आपके सामने हाज़िर होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टीम वॉइस ऑफ पंजाब को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है, हो तकदीर का काजी कहता है क्यों जुल्मत के दिन सहता है। अपने बच्चों के मुस्तकबिल का कातिल बन के रहता है, ना जीता है ना मरता है, क्यों हक लेने से डरता है हक हमारा, है हक हमारा, है हक हमारा, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे, है हक हमारा। आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी हम लेके रहेंगे, आजादी। उस रिज़्क से मौत अच्छी जिस रिज़्क से आती हो परवाज़ में कोताही। वो दौर गया जब कहरो जफा को राम मचाया करता था, जब दस्ते सितम आवाज़ों को खामोश कराया करता था, जब अहले खिरद की सोचों पर एक खौफ का पहरा रहता था, जब जुल्म की हर यलगार यहाँ मजलूम मुसलसल सहता था। अब जाग उठा है ये देश हमारा, अब जाग उठा है देश मेरा, अब यलगारों की खैर नहीं, है हक हमारा, है हक हमारा, तुझे देनी पड़ेगी, हम लेके रहेंगे, तुझे देनी पड़ेगी, कैसे ना देगा जो तुमने ना दी, तो छीन के लेंगे, हम लेके रहेंगे।